नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं सौरभ देवांगन, आपका होस्ट, हमारे चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी तक हमने ना मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के ऊपर MCQs देखे, ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो बन चुका है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर भी वीडियोस बन चुके हैं, ठीक है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप सीजी व्यापम या CGPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने बेस को क्लियर करने की कोशिश किया है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हमने कराया है जिससे आपका बेस काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए, आपका इमेजिनेशन जो है वो अच्छे लेवल पर आ जाए। अगर आप इमेजिन कर पाएंगे, चीज़ों को देख पाएंगे, हाँ भाई यहाँ पर इस टाइम ये हुआ था, यहाँ पर इस टाइम ये हुआ था, तो आप जो आंसर है उसको टिक मारने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। साथ साथ हमने कुछ ट्रिक्स के ऊपर भी बात किया है, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हैं। तो जिस तरीके से योगेंद्र सर ट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं, वैसे ही हमने भी यहाँ पर ट्रिक्स के ऊपर भी बात किया है, ठीक है। कुछ ट्रिक्स भी हमने दिया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। आज से नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, वो है पॉलिटी का। पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, अगर आप सीजी व्यापम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या CGPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन दो रेलवे NTPC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी आपको यहाँ कहीं ना कहीं पॉलिटी का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो है ना थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा 1.25 में आप देखिए, नहीं तो 1.5 में देखिए। अगर आपको लगता है कि इससे भी स्पीड कर सकते हैं तो मेरा एडवाइस तो है 1.75 या 2x में भी देख लो, ठीक है। टाइम बचाना भी इंपॉर्टेंट है, साथ में चीज़ों को समझना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सारी चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लेके चलना चाहूँगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसका डिटेल आपको उसका डिटेल अगले पेज में मिल जाएगा, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल्स मैंने अगले पेज में दिया है, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन लिखा है, फिर उसके बाद अगले पेज में डिटेल्स लिखा है। ये सारी चीज़ करने का क्यों कारण ये है कि मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाए कि भैया इस चीज़ का आंसर ये है या नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें की है ताकि आपको सारी चीज़ें ईजी पड़े, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? किसने छोड़ा था? भारतीय संविधान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने, आयरलैंड का संविधान ने, या भारत सरकार अधिनियम 1935? देखते हैं आगे। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ सन 1935 के अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम द्वारा भारत के संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। कौन सा? 1935, ठीक है। आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम के मुख्य उपबंध निम्नलिखित ध्येय: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्ति का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। इस प्रकार 1935 के अधिनियम ने भारत संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? चलो आप अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, खुद सोचो। राजेंद्र प्रसाद जी, क्या लगता है? KM मुंशी जी, या महात्मा गांधी, या अब्दुल कलाम आज़ाद? ठीक है, क्या लगता है? ये अबुल कलाम है, ठीक है। आप भी यहाँ पर गलती ना करें, ठीक है, कि अब्दुल कलाम जी सोच रहे हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर।
जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। यहाँ पर हमको आंसर मिल गया, लेकिन हम और डिटेल में जाते हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। संविधान सभा के अन्य सदस्यों में कांग्रेसी सदस्य पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, चक्रवर्ती गोपालाचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जे.वी. कृपलानी थे, ठीक है। ये कौन से सदस्य थे, किसके सदस्य थे? कांग्रेस के सदस्य थे। आगे देखते हैं, गैर कांग्रेसी जो सदस्य थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। M.R. जयकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से थे ये लोग, ठीक है। अब देखते हैं मुस्लिम लीग, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। अन्य डॉक्टर अंबेडकर, A.K. अय्यर, K.M. सिद्धानम, ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये थे। और महिला सदस्य श्रीमती हंसा सेहता, ठीक है, श्रीमती राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, और लखनऊ की बेगम एजाज रसूल, श्रीमती सरोजनी नायडू तथा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी। ये भी आपको मैं यहाँ पर डिटेल्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका दिमाग क्लियर है कि भाई हाँ इस टाइम ये चीज़ें हुई थी, ये सदस्य भी थे, है ना। एक साथ आपको काफ़ी आंसर भी मिल जाए, ठीक है। तो इसमें कौन सा सी आंसर है? महात्मा गांधी 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे। आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, ठीक है। इसका आंसर ढूंढते हैं अपन। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या भारतीय डोमिनेशन के प्रांतीय राज्य विधान मंडलों के प्रस्ताव। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। कैबिनेट मिशन की सुसंगतियां के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में, ठीक है, 1946 में किया गया था। किसका? कैबिनेट मिशन वाला, ठीक है, 1946। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय, या जी.वी. मालवंकर, ठीक है, मावलंकर, ठीक है। आगे देखते हैं इसका कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। मिल गया हमको आंसर, गणेश वासुदेव मावलंकर। 27 नवंबर 1888 से लेकर कब तक थे? 27 फरवरी 1956, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? मावलंकर। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम आंसर डाल देते हैं जी.वी. मावलंकर, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सर B.N. राव, श्री K.M. मुंशी। आपको क्या लगता है? चलिए आगे देखते हैं। हाँ, बेनेगल नरसिम्हा राव एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। कौन? बेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है। भारतीय संविधान निर्माण के समय ये संवैधानिक सलाहकार भी थे। यहाँ पर हमको आंसर मिल गया। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? नरसिम्हा राव, ठीक है, सर B.N. राव। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? आपको क्या लगता है? ठीक है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, या 31 दिसंबर 1949। आगे देखते हैं, भारत गणराज्य का सर्वोत्तम लिखित विधान है, ठीक है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 में प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत का संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी को भारत के में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक हमको मिल गया 26 नवंबर और एक मिल गया 26 जनवरी, ठीक है। अब 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? कब अपनाया गया? तो यहाँ पर है 26 नवंबर 1950, अरे आ गया, सॉरी, 1949, ठीक है। ये 26 नवंबर 1949, ठीक है। आगे देखते हैं,
भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या देवीलाल? आगे देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। पहली बार इस पद पर सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। वे 1947 से लेकर 1950 तक इस पद पर आसीन थे। ठीक है, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? कौन था? देखते हैं यहां पर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना या लाल बहादुर शास्त्री? आगे देखते हैं इसका क्या होना चाहिए। 9 दिसंबर को हुई पहली बैठक में संविधान ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना और उनके 2 दिन बाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आंसर मिल गया, राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। तो इसमें आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? आपको क्या लगता है? सोचो। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, ठीक है, 26 जनवरी 1942 को कलकत्ता में, या 27 नवंबर 1911 को कलकत्ता में? चलिए इसका भी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में, ढूंढे यहाँ पर हम, ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के सेशन पे। ठीक है, जन गण मन को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा में द्वारा अपनाया गया। ये भी हमारा एक आंसर बनता है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो उसका भी एक आंसर बनता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ये है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? वाह, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहले ऑप्शन देखते हैं, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। इसका देखते हैं आगे डिटेल। स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। कौन? सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू, यही राज्यपाल थी, प्रथम राज्यपाल की बात कर रहे हैं। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया। ठीक है, तो पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, ठीक है, पहले 50 है और दूसरा है 52, 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1949 को। आगे देखते हैं, भारतीय गणराज्य का सर्वोच्चतम लिखित विधान है। ठीक है, भारत गणराज्य का सर्वोच्चतम लिखित विधान है भारत का संविधान। ठीक है, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, कब लागू हुआ? ठीक है, यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी को दिन के दौरान भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण जी ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने या S.A. टांगे ने? चलिए इसका भी डिस्क्रिप्शन सारा देख लेते हैं, डिटेल्स देख लेते हैं। दल विहीन लोकतंत्र में चुनाव दल का आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत आधार पर लड़ा जाना चाहिए। ये कौन बोला था? जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन लोकतंत्र के प्रस्ताव रखा था। कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, प्रकाश देना चाहते थे और नारायण बोलना चाहते, नारायण जैसे याद करने का टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। नारायण जो है ना, भगवान बोलते हैं भैया कोई दल में मत रहो। ठीक है, नारायण जी बोल रहे हैं। ठीक है, प्रकाश डालते हुए बोल रहे लोगों के अंदर। लेकिन सब लोग बंटना चाहते हैं ना, किस में दैत्यों में बंटना चाहते हैं, ऐसा करके याद करें, दैत्यों में बंटना चाहते हैं।
साथ साथ में भगवान जैसे वो देव नहीं होते, देवों में बंटना चाहते हैं, ठीक है। एक मिनट, कहाँ पहुँच गए हम, ठीक है। देवों में बंटना चाहते हैं और दैत्यों में बंटना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, कौन? नारायण भगवान बोल रहे हैं कि दलविहीन हो जाओ, ठीक है। दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करो, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो कहाँ गए? जय प्रकाश नारायण जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, ठीक है। समानता का अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, या धर्म की स्वतंत्रता का आधार, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान ने के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। R अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का उपचार, संवैधानिक, ठीक है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, एक मिनट, इसका आंसर होगा, ठीक है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आगे देखते हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1946, 8 अक्टूबर 1947, सॉरी 47 है ये भी, ठीक है, और 9 दिसंबर 1946, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, ये मिल गया, 9 दिसंबर 1946, ठीक है, को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। कहाँ? 9 दिसंबर 1946। आंसर ढूंढते हैं, 9 दिसंबर 1946, ये मिल गया हमको 4th नंबर का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन, मतलब ये ऑप्शन, ठीक है। भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KB कृपलानी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ये सब आपको याद करना है, ठीक है। कौन? संविधान के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर जी। अब संविधान की बात की जा रही है तो वहाँ पर अम्बेडकर जी कैसे नहीं रहेंगे, है ना, ठीक है। इसी समिति ने संविधान का प्रारूप प्रस्ताव किया, ठीक है। संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके तहत संविधान निर्माण की समिति बनी, जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना। इसके तहत संविधान निर्माण की समिति बनी, जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी बोला जाता है। आने वाले टाइम में ये भी किसी क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। इस समिति का एकल कार्य था भारत के संविधान का कुशलपूर्वक निर्माण। प्रारूप समिति ने नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों का समूह नियुक्त किया था, ठीक है। कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, एकात्मक सरकार ने समस्त ताकत किसके हाथ में होती है, ठीक है। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ होती है? अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, पंचायत। आगे ढूंढते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। एकात्मक सरकार का वह रूप है जिसमें शासन का अधिकांश या सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है। एकात्मक सरकार में केंद्र सरकार में निहित होती। किसमें? एकात्मक केंद्र, ठीक है। केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है और प्रशासनिक मंडल केवल उनकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? केंद्रीय सरकार, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? अभी आप बताइए, थोड़ा सोचो यहाँ पर कौन होगा। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत तो नहीं है। क्या अमेरिका हो सकता है? क्या इंग्लैंड है? चलिए आगे ढूंढने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1788 में अपनाया गया था। कब भैया, कब की बात कर रहे हो? 1788 क्या होता है ये, ठीक है ना, अपनाया गया था। आधुनिक लोकतंत्र के लिए दुनिया का पहला औपचारिक खाका प्रदान करता है, ठीक है। इसने एक निर्वाचित सरकार प्रदान की और कुछ के लिए नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की, ठीक है। इसके प्रतिनिधि लोकतंत्र का नेतृत्व किया, जिसे किसी भी लोकतंत्र का एक आवश्यक घटक माना जाता है, ठीक है। 19वीं सदी का शुरुआत में श्वेत पुरुष मताधिकार की उपलब्धि ने संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया के पहले लोकतंत्र का खिताब दिलाया, ठीक है। किसे? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, का दिलाया। इसने पहली बार चिन्हित किया कि राष्ट्रीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपने प्रतिनिधि
प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। ठीक है, तो कौन था, उसका आंसर होना चाहिए अमेरिका। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? अब देखते हैं हम लोग, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या महात्मा गांधी। आगे ढूंढते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ने संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना के निर्माण का प्रस्ताव रखा और फिर इसे संविधान सभा में ने अपनाया। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आगे, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? किसने कहा था? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, ऑस्टिन या के टी शाह। चले देखते हैं यहाँ पर कौन होगा। संविधान सभा में यह किसने कहा था? ठीक है, कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक के दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। ये यहाँ पर नीचे नीचे छुप जाता है। ठीक है, छोटा छोटा, इस वजह से ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। भारतीय संविधान का समालोचक के टी शाह का यह वक्तव्य था। किसने? के टी शाह। के टी शाह जी को ढूंढा जाए, ये डी नंबर के आंसर। ठीक है, चलो, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया? ठीक है, भेजा गया था। ठीक है, एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के स्वीकार करने के लिए, भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व की शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन में भारत लाया गया। इसका उद्देश्य भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना है। तो इसका आंसर होगा बी, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ओके। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवेल प्लान, क्रिप्स प्लान, ठीक है, ऑगस्टक ऑफर या कैबिनेट मिशन। आगे ढूंढते हैं इसका आंसर। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर, किसने? कैबिनेट मिशन मिल गया हमको आंसर, कैबिनेट मिशन। ठीक है, के कहने पर बनाई गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन की नई सरकार ने भारतीय संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। किसने लिया? ये हमारा कैबिनेट मिशन। 4 नंबर आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा में राष्ट्रगान कब गाया गया, कब अपनाया गया? ठीक है, कब अपनाया गया? ठीक है, इसमें देखते हैं 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 29 जनवरी 1950। देखिए कई बार ट्रिक से हम लोग याद करते हैं चीज़ों को, लेकिन देखो यहाँ पर कितना मतलब एकदम पास का आंसर दिया हुआ है, 25, 26, 24, 29, है ना। तो एकदम एग्जैक्ट आंसर को याद करने का भी आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, रूप में संवैधानिक सभा द्वारा हिंदी संस्करण में अपनाया गया। कब? 24 जनवरी। ठीक है, तो हमारा जो गणतंत्र दिवस होता है उसके जस्ट 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों का विभिन्न सभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा निर्वाचित। आगे ढूंढते हैं इसका आंसर क्या होगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा एकल हस्तांतरणीय, ठीक है, समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 है। तो इसका आंसर होगा विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। इसका आंसर होगा बी नंबर का आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी, राजेंद्र प्रसाद या गोपालाचारी अयंगर। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति में गोपालाचारी अयंगर, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। कौन कौन? गोपालाचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद। इसमें आंसर क्या लेना है एक बार क्लियर कर लेते हैं। वैसे ऑप्शन में मैंने यहाँ पर दोनों को डाल दिया है, लेकिन हमको आंसर लेना है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? भारतीय सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम
1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1861। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत सरकार, ठीक है, भारत सुशासन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर नियंत्रण समाप्त हो गया। कब? ये भारत सरकार अधिनियम 1858 ढूंढते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, याद हो जाएगा, सब चीज़ को एकदम दिमाग में बैठाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एम.एन. रॉय। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बेसिकली मुझे तो लगता है, एक मिनट, तो अगैन इस क्वेश्चन का डिटेल्स अवेलेबल नहीं था, है ना। ठीक है, तो मैंने डिटेल्स जुगाड़ लिया है ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ रॉय, यहाँ मिल गया, एक मिनट, ये कहाँ आ गया, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। ठीक है, या एम.एन. रॉय ने 1934 में प्रस्तावित किया था। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक मांग बनी। ठीक है, ये आधिकारिक रूप से कब बना? 1935 में। और कौन था? एम.एन. रॉय। ठीक है, अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा इस मांग का स्वीकार कर लिया गया। हालांकि इसकी स्थापना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। किसने? एम.एन. रॉय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक ज़रूर खींचेगा। ठीक है, साथ साथ में देखिए, आपका मेन मुद्दा होना चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल में बहुत सारे, है ना, MCQs लाने वाले हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मध्यकालीन इतिहास का MCQ आ चुका है। ठीक है, उसके साथ साथ आधुनिक भारत का इतिहास के ऊपर भी MCQs आ रहे हैं। अब नए पॉलिटी सेक्शन पे हम बात कर रहे हैं तो इसके भी MCQs आने वाले हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि आप अपना CG व्यापम का प्रिपरेशन, CGPSC का प्रिपरेशन और उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसका प्रिपरेशन हाई लेवल पे करें। आपके दिमाग में सारी चीज़ें छप जाएँ तो ये इस चीज़ का डर आपके दिमाग से निकल जाए। और साथ साथ में मैं आपको एक और चीज़ एडवाइस करूँगा। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाके हमारे ऐप योगेंद्र साहू क्लासेस को ज़रूर जाके डाउनलोड करें। देखिए वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, हॉस्टल वार्डन के कोर्स अवेलेबल हैं, SI के कोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस अवेलेबल हैं। अगर आप हॉस्टल वार्डन या कोई भी व्यापम के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहता है, अगर अपना बोलना चाहिए जॉब लगाना चाहता है, तो मैं आपको 100% बोलूँगा कि ये जो भी कोर्स है, क्योंकि योगेंद्र साहू सर द्वारा, ठीक है, जो भी कोर्स बनाया गया है ना, वो बहुत ही स्टैंडर्ड कोर्स है। और मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, जैसे मैं अक्सर हर वीडियो में बोलता हूँ कि सर ने अगर 16-17 एग्जाम निकाला है, तो अगर आपको सर कोई बात बताएं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सर कोई बात बताएं, अपनी टीचिंग आपको दें, तो आपके पास भी वही लेवल आ सकता है जो सर के पास है। ठीक है, अगर सर टॉप कर सकते हैं तो प्रोबेबली आपके अंदर भी वही चीज़, अगर आप लर्निंग करते हैं, अच्छी रिविजन करते हैं, पूरे कोर्स को पढ़ते बहुत अच्छे से, तो आप भी टॉप कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जॉब लगा सकते हैं, हो सकता है इवन आप टॉप भी कर लें, हो सकता है आप इवन टॉप भी कर लें। अब टॉप करने का शौक नहीं भैया, हमको तो जॉब लगाने का शौक है। तो बोलते नहीं है कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके। तो अगर आप आसमान का टारगेट बनाएंगे, ठीक है, आसमान का टारगेट बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप ज़मीन पे जब आएंगे तो खजूर पे अटकेंगे, तो कहीं ना कहीं ज़मीन से तो ऊपर ही उठे रहेंगे, तो जॉब तो लगना ही है। ठीक है, और जैसे हम टारगेट करते हैं ना अक्सर, जैसे हम 12th का अगर आपको याद होगा, कई लोग ने टारगेट किया होगा 95% लाऊंगा, तो उनका प्रोबेबली हो सकता है कि 88% आया हो। ठीक है, जो टारगेट करता है भैया मैं तो 90 लाऊंगा, वो हो सकता है 82, 83 में आया हो, जैसे मैं हूँ 83% मैंने 12th में लाया था। ठीक है, हो सकता है किसी ने टारगेट किया होगा 80, तो उसका आया होगा 72, 73। अक्सर जो प्लान किया जाता है ना उससे कम ही रह जाता है। तो बड़े लेवल पे प्लान करो। ठीक है, बोलो कि नहीं भैया मैं तो बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा और बड़े नंबर लाऊंगा। सर ने जैसे 102, 103 नंबर लाए हैं, ठीक है, 150 वाले एग्जाम में, आपका दिमाग भी होना चाहिए कि मैं भी वैसे ही करूंगा। ठीक है, और सर के क्लासेस को जाके आज ही ज्वाइन करो। अगर आपको लग रहा है कि CG व्यापम का प्रिपरेशन हाई लेवल पे करना है, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ कि जो भी कोर्स है ना आपके लिए बहुत 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 वैल्यूबल होगा। और सर साथ में नोट्स भी दिए हुए हैं। मैंने बहुत सारे ऐप का देखा है, मैंने बहुत सारे क्लासेस का देखा है, वो नोट्स देने से डरते हैं यार, पता है आपको, नोट्स देने से डरते हैं। और पहली बात, योगेंद्र सर का दिल कितना बड़ा है मैं आपको बोलना चाहता हूँ। योगेंद्र सर का दिल इतना बड़ा है कि वो फ्री में नोट दे रहे हैं,
फ्री में नोट्स दे रहे हैं भैया, ले लो फ्री में नोट्स, और क्या चाहिए। तो फ्री में नोट्स भी आप ले सकते हैं। और आपको लग रहा है कि भैया ये सारी चीज़ को सेल्फ स्टडी नहीं करके मैं कोर्स के जरिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एडवाइस है आज का। आज कोई ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, मोटिवेशन बातें भी नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट काम की बातें करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, देखते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। किसके द्वारा? 1909, 1919, 1935 या 1947। आगे देखते हैं इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रभाव में हुई। कब? 1935 के द्वारा, ठीक है, 1935 के द्वारा प्रभाव में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग या राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं क्या होगा। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में वर्णन किया गया है कि संविधान अधिकारों की प्राप्ति भारत के लोग से हुई है, ठीक है। भारत के लोग तो हमारे भारत के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, ठीक है। कौन? संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने? संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए थे। तो कौन है इसका आंसर? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं आई थिंक, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। चलिए ढूंढते हैं इसका आंसर। भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। 8 के तहत अनुच्छेद 239 और 242 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन लेकर उच्च, ठीक है, उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आने वाली कई प्रावधानों का उल्लेख है। किसमें? 8 में। 8 को ढूंढते हैं अब। 8 कहाँ गया? भाग 8, C नंबर इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भाग 7, भाग 8, भाग, ये क्या लिखा हुआ है? 11, ठीक है। और ये क्या लिखा है? भाग 9A। ढूंढते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन है। भाग 9A में अनुच्छेद 243 से लेकर 243P से लेकर 243JG शामिल है। भारतीय संविधान की भाग 9A 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन को नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है और यह 1 जून 1993 को लागू हुआ था। तो इसका आंसर है भाग 9A, ठीक है। चलिए यहाँ पर सारा चीज़ कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड साथ साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा और अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको ये वीडियो मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।